ममीज का बहुत सुना है मैंने, हाँ। काफ़ी मूवीज़ भी देखी हाँ। है, तो थोड़ा उस बारे में बताओ कि एक्चुअली। तो इजिप्शियन जो कल्चर था उसमें एक आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट था कि आपकी मृत्यु के बाद, आपके मृत्यु के पश्चात आपकी जो आत्मा है वो कहीं और जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, कहीं और जाएगी, और वहाँ पर आप हमेशा के लिए जिएंगे। ये कंसेप्ट था। तो उसमें ये कंसेप्ट था कि अगर आपका जो बॉडी है वो प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं होगा तो आपकी आत्मा नहीं जाएगी। तो उसको फिर उन्होंने एक प्रोसेस निकाला जिससे सबसे पहले वो मृत शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब निकाल देते थे ताकि जो इजीली डिकम्पोज हो जाए वो सारा मटेरियल, सारा पदार्थ निकालते थे। उसके बाद पूरे जो बॉडी था उसको एक सॉल्ट बाथ में डालते थे। नेट्रन नाम का एक लेक है, वहाँ से वो लेके आते थे वो सॉल्ट, वो केमिकल कंपाउंड्स, उससे पूरा मॉइस्चर निकल जाता था बॉडी से और वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है इवेंचुअली। ये लंबा प्रोसेस था, एक दिन में नहीं होता था, शायद कुछ सप्ताह लगते थे उसको। और फिर उसको ठीक से पैक करेंगे, उसके अंदर कुछ रेजिन डालेंगे, कुछ पाउडर्स डालेंगे और उसको पूरे से लिनन क्लॉथ से उसको रैप करते थे और फिर उसको एक अच्छे सार्कोफेगस जो बोलते हैं उसके अंदर बिठा के कहीं पे वो दफना देते थे। ये प्रोसेस था उनका। तो ममीज़ बहुत हज़ार वर्ष पुरानी मिलती है, 2000-3000 वर्ष पुरानी ममियाँ। और पिछले 1000 वर्ष में जब यूरोप ने इजिप्शियन ममीज़ को डिस्कवर किया तो एक अजीब सा उनमें एक रिवाज आ गया यूरोप में कि वो ममीज़ को परचेज कर ख़रीदते थे, उसका पाउडर बनाते थे और उसको दवाइयों में डाल के उसको खाते थे। उसको ये मुमिया बोलते थे, मुमिया, इस पाउडर को। पर्पस क्या था, रीज़न बीइंग? वो मानते थे कि इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आयु लंबी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको अगर कुछ बॉडी में कुछ इलनेस है तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये मम्मीज़ को खाते थे, यूरोपियंस खाते थे। सोचिए, कैनिबलिज्म यूरोप में और यूके में, इंग्लैंड में ये सब ये था। और ये बहुत महंगा होता था जो मम्मीज़ का पाउडर, सो ओनली रिच पीपल कुड अफोर्ड। सर ये जो गांधार राज था पहले, जो कि अब ईरान और ये सब है, तो इसको क्या सही में शकुनी जो था उसकी वजह से था, क्योंकि जो वॉर हुई उसकी वजह से हुई, जो महाभारत हुई उन्हीं की वजह से हुई, तो ऐसा क्या सच है कि उनकी वजह से हो रहा है अभी तक भी वहाँ पे शांति नहीं है, पीस नहीं है? हाँ हाँ। तो गांधार जो जगह है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था। आज वो रीजन को हम अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो बहुत पुराने टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट, पोस्ट वैदिक टेक्स्ट है, उसमें गांधार के बहुत रेफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल बौद्धयान श्रोत सूत्र नाम का एक टेक्स्ट है, वो लेट वैदिक टेक्स्ट है, उसमें गांधार की बात आती है, पार्श्व की बात आती है, अराता की बात आती है। तो गांधार वो अफगानिस्तान, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और वो लोग हमारे ही लोग थे, दोज वर इंडियन पीपल। और फॉर एग्जांपल तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी था वो भी गांधार में था, ओके। और जो महाभारत की बात होती है, जो गांधारी वहाँ से आई, उनका भाई, उनके भ्राता थे शकुनी, वो भी वहाँ से थे। और शकुनी बहुत क्रोधित थे, बहुत बहुत गुस्से में थे कि उनकी बहन जो थी उसको एक अंधे व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। तो इसके लिए वो उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं इनको मरवाऊंगा सबको। तो ये बात है। तो महाभारत मेरे हिसाब से एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर आता है महाभारत में, एक इवेंट आता है जब अर्जुन द्वारका जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आता है और द्वारका नगरी पूरी समुद्र के नीचे हो जाती है। और आज हमें वहीं पर एग्जैक्टली वो द्वारका नगरी मिली है समुद्र के नीचे। मतलब जो हज़ारों वर्ष पहले जो टेक्स्ट लिखा गया था वो बिल्कुल सही है। सो दैट कोरोबरेट्स कि भाई आर्कियोलॉजिकल हार्ड एविडेंस है हमारे पास, एग्जैक्टली जो हज़ारों वर्ष पहले लिखा गया था उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में। तो मेरे हिसाब से ये एक सिंपल एविडेंस है, और भी एविडेंसेस है। मेरे हिसाब से महाभारत की जो स्टोरी है, इतिहास है, वो एक्चुअल इतिहास है, वो मिथोलॉजी नहीं है। सो और क्या एविडेंस है सर, थोड़ा बताओ। तो बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन सबसे हार्ड एविडेंस है वो द्वारका का है। दूसरी बात यह है कि महाभारत का अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें कितने सारे सिटीज़ के, शहरों के बारे में लिखा है, नामों के, इंक्लूडिंग द नेम्स, वो नेम्स, प्लेस नेम्स सारे आज भी वही सब है। बहुत सारी नदियों के बारे में लिखा है, वो सारा ज्योग्राफी भी आज है। तो बहुत सारे यात्राओं के बारे में लिखा है, जिसमें कौन से जगह से गए थे वो सब भी आज आपको मिलेगा। बहुत सारे पिलग्रिमेजेस, तीर्थ यात्राएं की गई, बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए गए, वो सारे के सारे ज्योग्राफिकल प्लेसेस आज भी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी ज्योग्राफी में या फिर इमेजिनरी लोकेशन में ये हुआ है। तो दैट इज़ वन थिंग। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बैटल फील्ड्स के नाम आज भी, हम दिल्ली में इंद्रपथ क्या है भाई, इंद्रप्रस्थ है ना।
सोनीपत क्या है, सोनीप्रस्थ है। सो ऐसे बहुत सारे आपको लोकेशंस मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एएसआई ने वहाँ पर कुछ भी आर्कियोलॉजिकल काम नहीं किया है। हम जानते हैं इंद्रप्रथ कहाँ पर है, तो भाई जाओ और काम करो, अपना खोदो यार, आपको मिलेगा एविडेंस। लेकिन नहीं ढूंढेंगे ये लोग। द्वारका में 30 साल से कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अरे भाई, हमारे जो डाइवर्स है, स्कूबा डाइवर्स, वो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से जाकर ये करेंगे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये बात है, ये लोग हमारा हिस्ट्री छुपाना चाहते हैं। महाभारत इज नॉट मिथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री। सर छुपाना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब ये कौन छुपा रहा है? ये मोस्टली एएसआई छुपाना चाहता है। एएसआई सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना चाहता है, बाकी सब भाड़ में गया। अभी एएसआई की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। हमारे जो अंग्रेज थे ना, जिन्होंने हमारे देश की का डिस्ट्रक्शन किया, उन्होंने एएसआई की स्थापना की। एएसआई का पर्पस क्या था कि भारत में जितने भी ऐसे आर्कियोलॉजिकल और ऐसे जोन से, लोकेशन से, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट बनाए बहुत बड़ा, वहाँ पर क्या क्या है वो उसका लिस्ट बनाए, और जो कुछ भी वैल्यूएबल है वो लेके यूके में भेज दो। आज आप लंदन म्यूजियम जाओ, और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, वहाँ पर हमारे कितने महान ट्रेजर्स वहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब कहाँ से आए? ये एएसआई ने निकाले भारत से। मैं नहीं कह रहा कि आज का एएसआई वो एएसआई है, लेकिन वही इंस्टीट्यूशन है। आज चोरी कर रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। क्रिएट उन्होंने किया है, क्रिएट वही। और वो सारे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स जो है वो आज भी है वहाँ पर। तो उनका हमेशा फोकस था कि स्टील हिंदू एंड इंडियन प्री इस्लामिक आर्ट एंड स्टैश इट एंड टेक इट टू यूरोप एंड द वेस्ट एंड प्रिजर्व द मुगल मॉन्यूमेंट्स। तो आज भी वही उनका पॉलिसी है। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिरों से मूर्तियाँ गायब होती है। 3 साल बाद आपको इस कलेक्शन में मिलेगी, उस कलेक्शन में मिलेगी। कैसे हो रही है? मैं नहीं कह रहा कि एएसआई चुरा रही है, लेकिन एएसआई के सुपरविजन के अंडर या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ से ये सब हो रहा है। मतलब देयर इज नेग्लिजेंस, एंड आई वुड से इट्स बॉर्डरिंग ऑन क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर हेरिटेज। जी बोल रहे? इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम क्यों नहीं करती है? एएसआई इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, अंडर द डिपार्टमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आएगा, आई एम श्योर। अब मैं नहीं जानता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। ओके, दैट्स माय ओपिनियन अबाउट दिस। सर तो जो ये पहल हुई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों के टेक्स्ट में से मुगल हिस्ट्री हटाई जा रही है, वेरी बैड। बैड? व्हाई नॉट? मतलब व्हाई? अच्छा, मैं समझाता हूँ क्यों बैड है। अगर आप अपना इतिहास पूरी तरह से 360 डिग्री से अगर देख नहीं पाएंगे, तो आपको समझेगा नहीं कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन द पास्ट, और फिर आप वही गलतियां वापस दोहराओगे इन द फ्यूचर में। कहा ना कि जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे टू सम एक्सटेंट। अगर आप जो हिस्ट्री पढ़ते हो, अपनी स्वयं की हिस्ट्री, उसमें बड़े बड़े गैप्स है जिससे बहुत वैल्यूएबल लेसन्स आपको मिलेंगे। वो हिस्ट्री अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब आज जो ये स्थिति है वो कैसे हुई। अगर आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ते तो आप ये समझ पाते कि आज का जो विश्व है वो कैसे बना। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन में बड़े बड़े गैप्स है तो आपको समझेगा नहीं कि ये सब कैसे हुआ। आज भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों है? आज भारत में ओवरऑल एजुकेशन लिटरेसी रेट इतना क्यों है? आज हमारा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स क्यों है? हमारा पर कैपिटा जीडीपी $2000 के लगभग क्यों है? एक समय में पूरे विश्व का 33% प्लस जीडीपी सिर्फ भारत से आता था। क्या हुआ? अगर आप सही से हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझेगा नहीं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और फिर आप वही गलतियां बार बार दोहराओगे। मुगल हिस्ट्री इज अवर हिस्ट्री। इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट, सैड एंड हॉरिफिक पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री, बट वी हैव टू फेस द ट्रूथ। तभी आप सीखोगे कि क्या गलत हुआ और फिर क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ये वापस नहीं आए। इट शुड नेवर हैपन अगेन। सर उस टाइम लैंग्वेज हिंदी होती थी या संस्कृत होती थी या क्या होती? हाँ, गुड क्वेश्चन। आज हम हिंदी बोलते हैं क्योंकि फॉर वॉट एवर रीजन। अब सर वो भी रीजन बता ही दो कि कैसे इवॉल्व हुई लैंग्वेज। ठीक है, वी विल कम टू दैट। तो पुराने ज़माने में भारत में आई एम श्योर बहुत सारी भाषाएं जैसे आज है वैसे ही हुई होगी, लेकिन हमारे जो सिविलाइजेशनल लैंग्वेज है, सांस्कृतिक लैंग्वेज है, वो संस्कृत है। जो विश्व का सबसे पुराना लिटरेचर है ऋग्वेद, उसकी जो लैंग्वेज है वो है ऋग्वेदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो अगर आप मौर्य साम्राज्य के समय की बात करेंगे तो मोस्ट लाइकली जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो मोस्ट लाइकली संस्कृत होगी, और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी
स्पेशली पाटलिपुत्र और मगध रीजन की, वो मोस्ट लाइकली पाली होगी। पाली एक अपभ्रंश लैंग्वेज थी, मतलब थोड़ी सी करप्टेड थी, अ करप्टेड एंड स्लाइटली डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ संस्कृत। जैसे हिंदी के भी बहुत सारे प्रकार है। अब हम टीवी शो में हम जो हिंदी का उपयोग करेंगे वो अच्छा संस्कृताइज्ड हिंदी होगा, जो रास्ते में हम उपयोग करेंगे हिंदी का वो बहुत अलग होगा। तो वैसे पाली और संस्कृत का दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप था। अगर आप संस्कृत समझते हो तो आपको पाली पूरी समझेगी, बट इट लुक लाइक एक गाँव वाली भाषा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो टाइप का। तो इसे कहते हैं एक प्राकृत भाषा। जो संस्कृत की जो डिसेंडेंट डॉटर लैंग्वेजेस है, ऐसी बहुत सारी प्राकृत भाषाएं थी। तो उनमें से एक पाली थी, एक महाराष्ट्री प्राकृत थी, बहुत सारी ऐसी प्राकृत भाषाएं थी, जिसमें से आज की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है जैसे कि मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज़, ये सब धीरे धीरे उसमें से उत्पन्न हुई। तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कैसे बनी, ये श्री नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हिंदी को बनाओ। अम्बेडकर जी कह रहे थे कि संस्कृत शुड बी द इंडियन नेशनल लैंग्वेज, सिविलाइजेशन लैंग्वेज। एक्चुअली संस्कृत होनी चाहिए हमारी सिविलाइजेशन लैंग्वेज। ये मृत भाषा नहीं है। जब मैं ये शब्द का उपयोग करता हूँ मृत, ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है। उपयोग, ये भी संस्कृत शब्द है। और अगर आप कोई भी संस्कृत शब्द लेंगे, उसको हिंदी में डालेंगे, आपको समझेगा। आज प्रातः मैंने एक श्वेत श्वान देखा, थोड़ा अजीब लगता है, बट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज सुबह मैंने एक सफ़ेद कुत्ता देखा, सिंपल। और ये आप गुजराती में डाल दीजिए, ये आप बंगाली में डाल दीजिए, कहीं पर भी आप ये संस्कृत शब्द डालेंगे, सबको समझेगा। इट एलिवेट्स द लैंग्वेज। तो हमारी जो सिविलाइजेशनल लैंग्वेज है वो एक ही हो सकती है, विच इज संस्कृत। और हमारे महान पॉलिटिशियंस ने ये सब गलत काम किए हैं। सर ये तो फिर आनी चाहिए सर, स्कूल्स में लोग बच्चों को पहले से ही सिखाओ। हमारी सबकी मातृभाषा एक्चुअली संस्कृत है। अगर आप किसी बच्चे को संस्कृत सिखाओगे, ऐसा नहीं लगेगा उस बच्चे को कि किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं हम। वो नेचुरली आएगी, हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है। वो ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। कंपलसरी नहीं है, मतलब स्कूल्स में हर जगह ऑप्ट करना पड़ जाता है, वैसे वाला सीन है अभी तक। तो वो हिंदी की तरह से हिंदी कंपलसरी है। आप अगर एक बार सेकेंडरी में आओगे तब आपको ऑप्शनल मिलेगी संस्कृत, बचपन से नहीं मिलेगी आपको, ये बात है।